नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके जो लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है प्रेसिडेंट। अब तक हमने बहुत सारे पॉलिटी बैच के टॉपिक कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा हल्का फुल्का कि हम क्या कर रहे हैं। जो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमने एक पॉलिटी बैच शुरू किया है जो कि बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है और ये एकदम फ्री बैच है। इसके लिए हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं और इसको फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही खत्म कर देंगे। इसमें हम बेहतर तरीके से डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। समझ गए। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए है, जो वन डे एग्जाम हो या पीसीएस वगैरह, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कि ये संघ की कार्य का जो कार्यकारी है उनका हिस्सा है। आपको मैं बता दूं हमने अब तक आर्टिकल 51 तक कवर कर लिए हैं। अब हम आगे अगले भाग की तरफ मूव कर रहे हैं जो है आपका पार्ट फिफ्थ। कौन सा पार्ट है? पार्ट फिफ्थ। हमने पार्ट 4A लास्ट कवर किया था जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी और ये है भाग 5। कौन सा भाग है? ये भाग 5 है जिसमें हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी संघ की कार्य कार्यपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, जिसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? जिसके आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। अगर मैं संघ के यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमको पढ़ने होते हैं 52 से 78 तक, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या मैं अंग की बात करूं इंपॉर्टेंट, तो वो कौन कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति होते हैं। साथ ही साथ इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के, किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंग की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति अंग होते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। साथ ही साथ मंत्री परिषद जो होती है, जो आप कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई। हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल इसका हिस्सा है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल, ये सब कहां से लेकर किस आर्टिकल में कवर होते हैं? तो ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपके अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, हिंदी में इसे कहते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये होते हैं भारत सरकार के वकील, भारत सरकार के वकील। कौन? महान्यायवादी। समझ गए? यहां तक कहानी आपको समझ में आई। आज हम किन के बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। किनके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। अब मैं प्रेसिडेंट को बताऊं तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी भारत राज्य का प्रमुख या मुखिया, भारत भारत का प्रमुख, भारत का प्रमुख, या हम मुखिया भी कह सकते हैं। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रपति। आप मुझे कमेंट में बताइए ये कौन है, हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। और साथ ही साथ इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत
का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स एक एक करके पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 52 से शुरू होता है। यहां पर कहानी कहां से शुरू होती है? आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 या हम कहें अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति पद की व्याख्या कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है 52वें आर्टिकल में। अच्छा, मैं आपको ना बाद में एक ट्रिक भी समझाऊंगा। किसके लिए? कि आप ये सारे आर्टिकल्स को इजीली याद रख पाएंगे। 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है हमारे राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आप समझते हैं जितने भी कार्यकारी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो भले ही करते मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वो किसके नाम पर करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। तो कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? वो 53 में दी गई है। 54 में यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शन कैसे होगा? तो इलेक्शन दिया गया है आर्टिकल 54 में। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? कैसे होगा ये तरीका नहीं दिया है, सॉरी, इलेक्शन दिया है। और 54 में ये बताया है कि इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। मैनर ऑफ इलेक्शन अगले में दिया है। और वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका या रीति। क्या तरीका या रीति किसमें दी गई है? तो वो आर्टिकल 55 में दी है। 54 में ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति जो पद है ये कोई वंशानुगत पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है? ये वंशानुगत पद नहीं है। ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 54 में। ये कैसा पद है? ये एक निर्वाचित पद है, यानी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 56 में दिया गया है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पद की अवधि। राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि होती है पूरे 5 साल। कितनी होती है? 5 साल होती है। वो जब भी जिस डेट को अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उसी दिन से उनकी जो टेन्योर है वो शुरू हो जाता है। टर्म उनका तभी से शुरू हो जाता है। और वो पूरा कितना काउंट होता है? वो काउंट होता है 5 साल तक। शुरू कब से होता है? एंटर मैं कैसे लिखूं? जिस डेट से डेट डेट एट डेट एंटर इन ऑफिस, जब से वो अपना कार्यभार संभालेंगे, जब से वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, उस डेट से ही इनका टर्म शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? 5 साल तक चलता है। और वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? वो 56 आर्टिकल में दिया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 57, जिसमें ये दिया गया है कि राष्ट्रपति बार बार, कई बार, मल्टीपल टाइम पुनः निर्वाचित होकर आ सकते हैं, यानी उनका री इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसा क्या यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ भी होता है? नहीं। यूएसए के प्रेसिडेंट मैक्सिमम सिर्फ 2 बार, कितनी बार? सिर्फ 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? मात्र 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। इससे ज्यादा निर्वाचित नहीं हो सकते। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार निर्वाचित हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैंने सिटीजनशिप में पूछा था कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो नेशनलिटी मिली है, उनको जो सिटीजनशिप मिली है वो बाय बर्थ मिलेगी, तब ही जन्म के आधार पर मिलेगी
तब ही वो राष्ट्रपति बन सकता है व्यक्ति जो सिटीजन है यूएसए का। लेकिन भारत का जो सिटीजन है, भारत का जो सिटीजन है जो राष्ट्रपति बन सकता है, एक तो उसे बाय बर्थ मिली होनी चाहिए, और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे उसे नागरिकता मिली हो। एक तो बाय बर्थ, और दूसरा कौन सा तरीका है, इसका आंसर मैं लास्ट में करूंगा, जिससे भारत के नागरिक को नागरिकता मिली है और वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एक तो बाय बर्थ है, जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिली हो, और दूसरा कौन सा मैं कहूं सिटीजनशिप पाने का तरीका है जिससे उसे राइट मिल जाता है राष्ट्रपति बनने का, ये आप मुझे बताइएगा। बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 के अंदर दिया गया है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो मैं हल्का सा आपको यहां पर बता देता हूं। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो यही है कि उसे भारत का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन यानी उसे भारत का जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या योग्यता होनी चाहिए, दूसरी योग्यता यह होनी चाहिए कि उसे कम से कम 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक, 35 और मोर देन 35 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए। दो क्राइटेरिया ये हो गए, और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी उससे लाभ का पद, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आजकल आप बहुत देख रहे होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो ऑलरेडी जॉब में है, फिर भी वो यूट्यूब से भी अर्न कर रहे हैं, यहाँ से भी अर्न कर रहे हैं। पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, या कोई और ऐसा ऑफिस, मैं कहूँ लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकते, या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा ऑफिस, इसको डिफाइन नहीं किया गया है वैसे संविधान में, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। पर ऑल एन ऑल ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी ऑफिस, ऐसा कोई भी पद धारण नहीं कर सकते जिससे उन्हें पैसा आए। तो यहां तक समझ आया कि कोई भी ऑफिस धारण नहीं कर सकते, कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं जब तक वो राष्ट्रपति होते हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 59, जिसमें बात की गई है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अब वो शर्तें क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम शर्तों की, किसकी, शर्तों की यानी कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके तहत राष्ट्रपति को अपने मैं कहूं राष्ट्रपति का जब पद धारण किया हुआ है, इन शर्तों को पालन करना पड़ेगा आर्टिकल 59 के तहत। तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहला, ये लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए, इनमें से दिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। भले ही, और इवन स्टेट जो लेजिस्लेचर है वहां भी ये मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, पहली ये शर्त है। दूसरी यही कि लाभ का कोई पद धारण ना किया हो, लाभ का कोई भी पद, लाभ का कोई पद धारण ना किया हो। तो क्या कंडीशन है, एक, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी संसद या स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ लाभ का कोई पद धारण ना किया हो, यानी होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये कंडीशन है किसकी, राष्ट्रपति बनने की, राष्ट्रपति के ऑफिस में एंटर करने की। नेक्स्ट, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60,
जिसमें दिया गया है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मैं कहूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम कहें मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अब ऐसा हो कि इस समय पर अगर चीफ मिनिस्टर वो सॉरी सीजेआई, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित है, तो इनकी एब्सेंस में, यानी इनकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में जो इनको राष्ट्रपति को ओथ दिलाएगा वो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी वरिष्ठतम नागरिक, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो कौन दिलाएगा? जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं है, तब सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाएंगे किसको? प्रेसिडेंट को। नहीं तो कौन दिलाता है? सीजेआई दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 61 में दिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। यानी इसमें वो प्रोसीजर दिए गए हैं जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभियोग। तो यहां तक आपको समझ में आई। अब इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखें? सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए यही रहता है कि ये आर्टिकल्स याद नहीं रहते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक है प्रेम। आप नाम भूल जाइए, नाम की स्पेलिंग याद मत रखिए। प्रेम को मोस्टली ऐसे लिखते हैं, पर आप इसके लिए, इन आर्टिकल्स को समझने के लिए, इन्हें न्यूमोनिक्स की तरह याद रखने के लिए प्रेम की स्पेलिंग इस तरीके से याद रखिए। प्रेम, प्रेम एक टैको है। प्रेम एक टैको है। टैकी होते हैं ना, टैकी होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सब के जो टैकी होते हैं, ऐसे ही टैकी को टैको। प्रेम एक टैको है, और इसमें जो टैको की स्पेलिंग है ना, वो कुछ ऐसी है, TECTEQCO, TEQCO, TEQCO। तो क्या है? प्रेम एक टैको है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 52 जिसमें दिया गया है प्रेसिडेंट। ये क्या है? ये है आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति दिए गए हैं। ई से हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, ई से एग्जीक्यूटिव, ये 53 आर्टिकल है। अगले ई से हो जाएगा इलेक्शन, जो 54 आर्टिकल है। एम से हो जाएगा मैनर, यानी जो मैं कह सकता हूं प्रक्रिया है या रीति है, वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? वो 55 हो जाएगा। टी, प्रेम एक टैकी है। टी से क्या होगा? मैनर ऑफ इलेक्शन के बाद टर्म, क्या टी से टर्म, ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 56। 57 ई से इलिजिबिलिटी, रीलिजिबल हो जाता है, इलिजिबिलिटी। ठीक है, इलिजिबिलिटी। तो ई से हो गया एलिजिबिलिटी, दोबारा से रिलैक्ट हो सकता है। 57 आर्टिकल। 58 में क्यू से क्वालिफिकेशन, सी। 58 59 सी से कंडीशन, कंडीशन ऑफ द ऑफिस, कंडीशन। ओ से हो जाएगा आपका ओथ, ओ से हो जाएगा ओथ, जो कि है आर्टिकल 60। आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेम एक टैको है, प्रेम एक टैको। एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक है जिससे आप 60 तक आर्टिकल याद रख सकते हैं। और 61वां जो आर्टिकल है वो इतना कॉमन है, इतनी बार आप पढ़ते हो, ये आराम से याद हो जाता है कि 61वें आर्टिकल में क्या है।
61वें आर्टिकल में है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। क्या है? इम्पीचमेंट। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, जो कि कौन से आर्टिकल में था? ये था आर्टिकल 54 में। किसमें था? आर्टिकल 54 में, यानी अनुच्छेद 54 में था। क्या? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब नामांकन भरा जाता है उसकी क्या प्रक्रिया है। जब भी राष्ट्रपति के लिए कोई भी देश का नागरिक नामांकन भरना चाहता है या नॉमिनेशन भरना चाहता है तो उसे टोटल 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। इन 100 लोगों में 50 होने चाहिए प्रस्तावक। कौन होने चाहिए? 50 होने चाहिए प्रपोजर। 50 होने चाहिए प्रपोजर, प्लस साथ ही साथ होने चाहिए 50 सेकेंडर। क्या होने चाहिए? 50 सेकेंडर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सपोर्टर। अब मैं एक आपको बता देता हूं, दोनों ही सपोर्टर होते हैं। ये होते हैं प्रस्तावक और ये होते हैं सेकेंडर। सेकेंडर को क्या कहा जाता है? इन्हें अनुमोदक कहा जाता है। अनुमोदक। ठीक है। अब इनमें क्या है? देखो, प्रॉस्पर वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपका, वो जो प्रस्ताव देते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि आपको इलेक्शन में लड़ना चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि आप इलेक्शन के लिए लड़िए, वो प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ, मेरा दोस्त इलेक्शन लड़ेगा। तो ऐसे 50 लोग वो जो प्रॉस्पर बनते हैं, जो प्रस्तावक बनते हैं, और ये 50 लोग वो जो सपोर्ट करते हैं पीछे से, हाँ, जो नारे लगाते हैं, जो पीछे, जो मैं कह सकता हूँ पीछे की जो जनता होती है, ये वो 50 लोग है सेकेंडर। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सपोर्टर बोला जाता है। और ये प्रस्तावक होते हैं। 50 क्या चाहिए? प्रॉस्पर चाहिए। 50 सेकेंडर चाहिए। मतलब टोटल 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। साथ ही साथ 15,000 रुपए 15,000 रुपए जमा कराना पड़ता है। कहां पर? आरबीआई में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये कब मिलता है? ये तब ही मिलता है जब आपकी जमानत जब्त ना हो। अब जमानत जब्त क्या होता है? जब जो टोटल वोट्स होते हैं, उस टोटल वोट्स का अगर आप 1/6 भी नहीं ला पाते हो, 1/6 ऑफ टोटल वोट्स अगर इतने नहीं ला पाते हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर 12 वोट्स में से आपको सिर्फ एक वोट मिलता है तो आपकी हो जाती है जमानत जब्त। क्या हो जाती है? जमानत जब्त। और जमानत जब्त का मतलब क्या है? फिर आपको ये जो पैसा आपने सिक्योरिटी के रूप में, किसके सिक्योरिटी के रूप में जमा किया था आरबीआई के पास, ये आपको वापस नहीं मिलेगा जब आप 1/6 वोट भी अपने फेवर में नहीं ला पाते हो तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये पूरी प्रक्रिया हुई। नामांकन कैसे भरा जाता है? उसमें 50 प्रॉस्पर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए। साथ ही साथ 15,000 रुपए आरबीआई में जमा कराने पड़ते हैं। अगर टोटल वोट का 1/6 भी नहीं आया तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बात हुई किसकी? नॉमिनेशन की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्शन के लिए कौन मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में अंतर बताया था, एक बार और बता देता हूं। इसको हिंदी में बोला जाता है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसमें क्या होता है कि इनके इलेक्शन में जनता सीधे सीधे वोट नहीं करती है। आप जिनको चुनकर आगे गद्दी पर बिठाते हैं वो लोग चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, यानी आप इनडायरेक्टली चुनते हैं, डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? क्या इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है? नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। और वो क्यों करती हैं? बहुत बार इस पर भी चर्चा हुई कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए।
पर इससे ऐसा होता कि एक बायसनेस आ जाती, क्योंकि जो पावर होती, जो सत्ता, जिस पार्टी की पावर सेंटर में होती, फिर वो झुकाव रखते या उनका झुकाव, उनके राष्ट्रपति का झुकाव उनकी तरफ होता, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए स्टेट की जो सरकारें हैं उनको भी मौका दिया जाता है। तो कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है? इसमें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद, संसद के दोनों सदन होते हैं। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, लेकिन कौन से वाले? निर्वाचित नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित कह रहा हूं, हाँ निर्वाचित मेंबर्स होते हैं, निर्वाचित मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते हैं, नामांकित वाले नहीं होते हैं। कौन से मेंबर्स होते हैं? निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो इलेक्ट होकर आए हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। ये तो हो गई संसद की बात। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, स्टेट की, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के भी कौन? इलेक्टेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। कौन लेते हैं हिस्सा? विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। यहां भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कौन से मेंबर्स हिस्सा लेते हैं? आपके निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज, ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। और वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं? तो उनमें एक है दिल्ली, दिल्ली, और दूसरी है पुडुचेरी। एक है दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी, यानी दिल्ली के और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, यानी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हिस्सा ले सकते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहां तक कहानी समझ में आई? तो इलेक्शन के लिए कौन कौन हिस्सा ले सकता है? पार्लियामेंट यानी संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, उनके भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। और यूटी यानी दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स यानी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब आगे हम बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो कि दी गई है आपके आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 55 में। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो एमपी है, एमएलए है, क्या इन दोनों के वोट का जो वैल्यू है वो बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के वोट को थोड़ा सा फॉर्मूले के हिसाब से चेंज किया जाता है ताकि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। देखो, एमएलए और एमपी दोनों में बहुत फर्क है, दोनों पदों में बहुत फर्क है। तो उसके वोट की वैल्यू, एमपी के वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एमएलए से। एक ऐसा फॉर्मूला निकाला गया एमएलए और एमपी के वोट का, जो कि दोनों के बीच के पदों का गैप को कम कर दे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था? तो मैं एमएलए के वोट का फॉर्मूला बता देता हूं कि एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके वोट की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, जिस राज्य की विधानसभा का ये मेंबर है व्यक्ति, वहां की टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस पूरे
राज्य की पॉपुलेशन को देखा जाता है, पॉपुलेशन को लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, कैसे क्या हो गया आज, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली, उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स से डिवाइड किया जाता है और फिर बाद में इसको 1000 से एक बार और डिवाइड किया जाता है, तब जाके एमएलए की वोट की वैल्यू निकल कर आती है। कब आती है? जब जो राज्य है, राज्य की टोटल जनसंख्या, पूरी जनसंख्या उस राज्य की जहां की वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके डिवाइड करते हैं हम टोटल निर्वाचित सदस्य, टोटल निर्वाचित सदस्यों के साथ डिवाइड किया जाता है और फिर उसको 1000 से एक बार और डिवाइड किया जाता है, तब एमएलए के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। यहां तक समझ आया? अब बात करते हैं हम एमपी के वोट कैसे, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किसकी? एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सदन के संसद के जो सदस्य है उसकी वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो ऐसे निकाली जाती है, तो वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट, ऑल स्टेट्स, जो सारी राज्यों की विधानसभाओं के जो वोट्स होते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उससे डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे डिवाइड करते हैं, तब जाकर एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। यानी सारे स्टेट के ये जो एमएलए के वोट्स हैं इनको टोटल किया जाता है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है टोटल वोट ऑफ किससे, टोटल वोट ऑफ पार्लियामेंट, टोटल वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब जाके एमपी के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। तो यहां पर समझ में आ गया कि दोनों के वोट की वैल्यू कैसे निकल के आती है। चलो इतना समझ गए तो ये समझ लो कि आपने बहुत ही इजी कर दिया, आपके लिए बहुत इजी हो गया चीजों को समझना। वोट के वैल्यू पता लग गई, ये पता लग गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इनके इलेक्शन में कौन सा मेथड यूज होता है, कौन सा सिस्टम यूज होता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं इसमें। कितने तरह के सिस्टम होते हैं? दो तरह के सिस्टम होते हैं, यहां यहीं पर मैं बता देता हूं। एक होता है फर्स्ट फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या इसे कहते हैं हम हिंदी में बहुलवादी, बहुलवादी प्रणाली, बहुलवादी प्रणाली। एक होती है आपकी बहुलवादी प्रणाली और दूसरी होती है आपकी प्रोपोर्शनल, 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 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी ये होता है आपका समानुपाती, समानुपाती कह लो इसे, समानुपाती, समानुपाती प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, समानुपाती प्रतिनिधित्व। और किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत, एकल
संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत, मत इसके द्वारा। अब इन दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूं। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब, सिस्टम का मतलब क्या होता है, और आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो क्या होता है। दोनों का समझेंगे और दोनों का फिर आंसर करते हैं कि दोनों कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट का मैं आंसर करता हूं कि मान लो 10 वोट है और कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट है 4, ए बी सी डी। मैं मानता हूं कि चलो ए को 4 वोट मिले, बी को 3, इसको 2, इसको 1, टोटल 5 हो गए ना, 3 2 5 4 1 5, हाँ। तो 5 वोट, सारे 10 वोट डिवाइड हो गए। अब इसमें ये कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें ये होता है कि सबसे ज्यादा वोट कौन लेकर आया, सबसे ज्यादा वोट कौन ले आया, मतलब सबसे पहले, पहले आओ पहले पाओ, सबसे ज्यादा वैल्यू मेजॉरिटी किसकी है, तो वो इसकी है, किसकी है, ए की। इसे 4 वोट मिले तो ये जीत जाएगा, विनर कौन होगा, ये होगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कहानी अलग होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो वोटिंग होती है वो होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। यहां पर आप देख रहे हो, ये होता है सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट इसे कहते हैं गुप्त, गुप्त गुप्त दान बोलते हैं शायद, है ना। तो यहां पर वोट होती है, कहां होती है, सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होती है, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये जो सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होती है, इसमें जो वोटिंग होती है, मान लो 4 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 10, और 10 वोटों का जो कोटा निकलता है, इलेक्टोरल कोटा होता है इसका, क्या होता है, इलेक्टोरल कोटा पाना होता है नागरिक को, यानी एक फिक्स्ड कोटा, फिक्स्ड कोटा पाना होता है, फिक्स नंबर ऑफ वोट पाने होते हैं, तभी जाकर वो देश का राष्ट्रपति बनता है। वो कितना होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोल्ड वोट, जितने भी वोट डाले जाते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करें और एक +1 कर लें, उसको 2 से डिवाइड करें और +1 कर दें, जो निकल के आएगा वो होगा इलेक्टोरल कोटा। ये पूरा होते ही, ये जिस भी सदस्य का पूरा हो जाएगा वो जीत जाएगा। मैं इसे आसान शब्दों में बताऊं तो आसान शब्दों में 50%, टोटल वोट का 50% +1 वोट जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। ये जब भी पूरा हो जाएगा, चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस में हो जाए सेकंड में, तभी वो जीत जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं डालते हैं, उसमें प्रेफरेंसेस होती हैं। जो मेंबर्स होते हैं सबको ऐसी एक स्लिप दी जाती है, एक स्लिप दी जाती है, और उसमें प्रेफरेंस लिखी होती है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले के मानने के हिसाब से पहला मानता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी कैंडिडेट को होना चाहिए, सेकंड में सी को होना चाहिए, डी को थर्ड पे होना चाहिए और ए को फोर्थ पे होना चाहिए, ऐसा मानता है ये, ठीक है। बी ऐसा मानता है कि पहली प्रेफरेंस पे ए को होना चाहिए, सेकंड बी को होना चाहिए आपका सेकंड पे, सी को थर्ड पे, इसको फोर्थ पे। ये भी 1 को मानता है, इसे 2 पे, ये 3, ये 4, ये भी 1 को मानता है, ये 4, ये 3, ये 2, है ना। इन्होंने अपनी प्रेफरेंस रख दी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है। टोटल वोट कितने हैं, 10, 10 का आधा 5, 5 और 1 + 1 6, 6 वोट जिसको आएंगे वो जीत जाएगा। पहली प्रेफरेंस पे सबसे ज्यादा किसने किसको रखा है, तो सबसे ज्यादा रखा गया है इनके द्वारा, ए को सबसे ज्यादा रखा है तो इसको 3 वोट मिले। बी को कितने मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे, 1 वोट यहां से मिला है और कहीं पे नहीं मिला, 1 वोट मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस पे। सी को कहां से मिला है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ये मैं बता देता हूं, ऐसे लिस्ट होती है। तो मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ये थोड़ा सा सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्ट नंबर। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि ए को
4 वोट मिले, इसको 3 वोट मिले, इसको 2 वोट मिले और इसको 1 वोट मिला, ऐसे ही प्रेफरेंस के अनुसार पे। यानी 4 लोगों ने ए को प्रेफरेंस पे रखा, बी को 3 लोगों ने रखा, सी को 2 लोगों ने, डी को 1 लोग ने। अब देखो यहां पर क्या इलेक्टोरल कोटा पूरा हुआ? नहीं हुआ, यानी अभी वोटिंग दोबारा चलेगी। अब वोटिंग दोबारा सेकंड प्रेफरेंस निकालनी पड़ेगी। अगर यहां पर ऐसा होता है इसको 6 वोट मिल जाते, इसको 3 मिलते, इसको 1 मिलता, इसको मिलता ही नहीं, तो इसको 6 पूरे होते ही तो इसको विनर घोषित कर देते, ये राष्ट्रपति बन जाते। पर इन्होंने इलेक्टोरल कोटा पूरा नहीं किया, इस वजह से ये अभी नहीं जीते हैं। अब क्या होगा, इस कंडीशन में दूसरी प्रेफरेंस निकाली जाएगी। अब जिसके सबसे कम वोट थे, डी के कम थे, इसको हटा दिया जाएगा। अब सिर्फ कंपटीशन में ये 3 मेंबर है। अब क्या करते हैं, ये जो डी की प्रेफरेंस है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी, कहीं डी को यहां पे मैं कहता हूं यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी, तो ये इसको डी को यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी, ए को सेकंड प्रेफरेंस दी गई थी। तो अब यहां डी को फर्स्ट प्रेफरेंस एक बंदे ने ही दी थी, वो ये था, और इसकी सेकंड प्रेफरेंस ए था, तो इसका वोट किसको चला जाएगा? इसका वोट चला जाएगा ए को। ए को हो जाएंगे 5 वोट, इसको रहेंगे 3 वोट और इसको रहेंगे 2 वोट। किसको? सी को रहेंगे 2 वोट। तो अभी भी नहीं जीता ये। अब ऐसे ही थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी, और जब जिसके सबसे पहले 6 वोट हो जाएंगे, मैं कहता हूं अगला वोट इसका सी का भी इसे आ जाता है, इसके 6 हो जाते हैं, इसका 3 रहता है, इसका 1 रहता है, तो यहां पर ए कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीत जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी को कहते हैं समानुपाती, समान अनुपात में वोट डिवाइड होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी वोट ट्रांसफर होते हैं, वोट की वैल्यू खत्म नहीं होती है, जो निकल गया है उसका वेट वोट ट्रांसफर हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल 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 रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोलते हैं इसे। और इसी के तहत हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किसका निर्वाचन होता है हमारे देश में? राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके तहत होता है। और जो आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे आपके प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उनमें कौन सा सिस्टम यूज होता है? तो उनमें फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम यूज होता है। यहां तक कहानी समझ में आई? अब मैं कहता हूं कि अगर ये तो हो गया निर्वाचन, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन का मैटर कौन हैंडल करता है? राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन के डिस्प्यूट एंड डाउट्स, डिस्प्यूट एंड डाउट्स, यानी विवाद और मामले, विवाद और मामलों का निवारण कौन करता है? तो इनके मामलों के निवारण का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। किसको है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जितने भी प्रेसिडेंट के, इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो डिस्प्यूट होते हैं, वो सॉल्व कौन करता है? तो वो सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। और कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 71 में। कहां दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 71 में। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का डिस्प्यूट कौन हैंडल करता है? किसका डिसीजन सर्वोपरि होता है? तो वो होता है ये सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अब मैं एक और बात करूं, अगर देखो ऐसा हो जाता है, देखो इलेक्शन कभी इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। अब ये कहें कि मंत्रिमंडल में से कोई एब्सेंट है, अगर मंत्रिमंडल में से कोई मंत्री एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मंत्रिमंडल इनकम्प्लीट है। इस केस पर कभी भी निर्वाचन को डिस्प्यूट में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, या मैं कहूं इलेक्शन को इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा अगर मंत्रिमंडल में से कोई सदस्य मिसिंग है, तो ये कभी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। बाकी अगर किसी की नियुक्ति, अगर किसी की नियुक्ति में कोई गड़बड़ पाई जाती है, किसी प्रेसिडेंट की नियुक्ति में कोई
गड़बड़ पाई जाती है और अगर उनको हटाया जाता है उस पद से, तो इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए होते हैं उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। उनको इनके कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए जाएंगे उनकी समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वैसे के वैसे ही इनेक्ट रहेंगे, भले ही नया राष्ट्रपति क्यों ना आ जाए। वो फिर बाद में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, पर वो समाप्त नहीं होते। तो यहां पर हमने मैनर ऑफ इलेक्शन समझ लिया और हमने इलेक्शन समझ लिया। अब बात करते हैं हम इम्पीचमेंट के प्रोसीजर की। राष्ट्रपति पर महायोग चलाने की प्रक्रिया, और ये कब चलाया जाता है, एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है वायलेशन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। एक ये ही ग्राउंड है, संविधान का उल्लंघन इकलौता ये ही एक ग्राउंड है जिसके आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। और ये चलाते कैसे, तो इसको इनिशिएट कोई भी सदन में किया जा सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो, लेकिन चलेगी ये संसद के सदन में ही, या फिर राज्यसभा। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ दोनों सदन के दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इस बार स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह गया, वहां से इलेक्टेड मेंबर्स नहीं लाए जाते, सिर्फ दोनों सदन के संसद के दोनों सदन के मेंबर ही राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। ये कोई भी सदन में चलाया जा सकता है, ये लोकसभा में भी चलाया जा सकता है या राज्यसभा में भी। इसको चलाने के लिए इसको पास करना पड़ता है 1/4 मेंबर्स के द्वारा, एक चौथाई या 25% मेंबर्स के द्वारा वो राज्यसभा हो या लोकसभा के द्वारा लाया जाएगा प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, 1/4 मेंबर के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर ये प्रस्ताव लाने के बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, प्रायर नोटिस मिलता है। किसको मिलता है, ये नोटिस मिलता है राष्ट्रपति जी को। किसको भेजा जाता है ये नोटिस भेजा जाता है प्रेसिडेंट जी को, राष्ट्रपति जी को। उसके बाद नोटिस देने के बाद 14 दिन के बाद ऐसा होता है कि कोई भी सदन, अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो लोकसभा के सदन के मेंबर के 2/3 यानी मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप उस समय प्रेजेंट है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जितनी टोटल मेंबरशिप जितने भी सदस्य हैं सबको मिलाकर 2/3 होना चाहिए, यानी 2/3 होना चाहिए दोनों तरफ। इधर भी अगर राज्यसभा में लाया तो यहां भी 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेंबरशिप इनके द्वारा जो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन है, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन यानी महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अब यहां से पास हो गया, अब यहां से पास होने के बाद अगर लोकसभा में ये शुरू किया गया था तो ये जाएगा राज्यसभा में इन्वेस्टिगेट होने के लिए। अगर राज्यसभा से चलाया गया था तो ये जाएगा लोकसभा में। किसका प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव। और यहां पे क्या होगी, इन दोनों सदन में होगी इन्वेस्टिगेशन। अगर राज्य लोकसभा से आया तो राज्यसभा में इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर राज्यसभा में आया है, यहाँ या लगा देता हूं कहीं ऐसा ना समझ लो दोनों एक साथ चल रही हैं, तो लोकसभा में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी यानी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी।
यानी जांच होगी, और इस जांच में आपके राष्ट्रपति भी हिस्सा ले सकते हैं। ये जांच में आपके राष्ट्रपति हिस्सा ले सकते हैं, राष्ट्रपति हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां से इन दोनों सदनों से अलग अलग की बात कर रहा हूं। अब राज्यसभा भी ऐसा करती है कि 2/3 2/3 टोटल मेंबरशिप का इस रिजोल्यूशन को पास कर दे, या फिर लोकसभा 2/3 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से इसको पास कर देते हैं, तो यहां पर इंपीचमेंट महाभियोग हो जाएगा कंप्लीट। यहां पर क्या होगा? महाभियोग हो जाएगा कंप्लीट, महाभियोग लग जाएगा, लग जाएगा। और उसी समय राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है इम्पीचमेंट की। समझ में आई कहानी कैसे कैसे है? लोकसभा से मैं एक ही सदन के बता देता हूं, दूसरे सदन पे ऐसे लागू होता है। लोकसभा के मैं कहता हूं लोकसभा में आया, लोकसभा के 1/4 मेंबर्स इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे, इनिशिएट करेंगे। 14 दिन का प्रायर नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद 2/3 मेंबर अगर टोटल मेंबरशिप का इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं, फिर वो दूसरे सदन यानी राज्यसभा में ये जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच होगी। जांच होने के बाद ये पाया जाता है कि वायलेशन हुआ है, तो 2/3 मेंबर्स अगर उसको पास कर देते हैं तो महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है किसकी? ये पूरी प्रोसेस है महाभियोग की। और महाभियोग के बाद क्या क्रिएट हो जाती है? वैकेंसी। अब मैं वैकेंसी की बात कर लेता हूं। देखो, एक आर्टिकल 62 भी है। आर्टिकल 62 में किसकी बात की जा रही है? टाइम ऑफ वैकेंसी, टाइम ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड, वैकेंसी टू बी फिल्ड। कितने समय में ये जो क्या रिक्ति हुई है, जो रिक्तता बोलते हैं इसे, रिक्तता यानी वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो कितने समय में भरी जानी चाहिए? देखो, तरीके से जब भी कोई प्रधानमंत्री अपने पद से हटता है तो उसके 6 महीने के भीतर ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट इलेक्शन करवाया जाना चाहिए, जाना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरना चाहिए। अब मैं बात करता हूं वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है। वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है? देखो, तो पहला केस तो हो गया कि टर्म पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? टर्म पूरा हो गया, अवधि पूरी हो गई, पूरे 5 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए। इस केस में क्या होता है कि अवधि पूरे होने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते सॉरी, मैं कहता हूं यहां पर इनका टर्म हो गया पूरा। अब इलेक्शन होना है यहां इस डेट को, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन होके यहाँ पे रिक्ति भरी जाएगी। इनका एक सक्सेसर आएगा। क्या आएगा? सक्सेसर आएगा जो इस सीट को कब्जाएगा। तो जब तक ये सीट खाली है तब तक जो पिछले राष्ट्रपति हैं वो ही राष्ट्रपति बने रहेंगे और ऑफिस में रहेंगे। कब तक? जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता, जब उनकी अवधि पूरी हो जाती है। दूसरा, यानी इस केस में ना आपका उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये आपके कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकते, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। समझ गए आगे?
जब अवधि के केस में वैकेंसी क्रिएट होती है। दूसरा कैसे क्रिएट होती है? दूसरा ये केस है कि इनकी डेथ हो जाए, जब ये ऑफिस में है तब इनकी मृत्यु हो जाए, या तीसरा इन पर महाभियोग चलाया जाए, यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस से, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट से रिक्ति क्रिएट हो। चौथा, रिजाइन दे दें। क्या दे दें? रिजाइन, यानी त्याग पत्र। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को। किसको त्याग पत्र देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। और पांचवा केस है, उनकी नियुक्ति को बाद में जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है? अवैध मानती है, और उनको पद से अगर हटा देती है इलेक्शन के टाइम पर ही, तब भी क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी। इन सारे केसेस में जब डेथ हो जाए, महाभियोग लग जाए, रिजाइन हो जाए, नियुक्ति हो जाए, इस केसेस में जो उपराष्ट्रपति है, कौन? वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आई? यहां मैंने आपको क्या क्या बता दिया? यहां हमने बता दिया वैकेंसीज के बारे में और प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। अब मैं बात करता हूं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में बात करूं तो क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। कौन सी पावर होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कार्यकारी शक्ति होती है। कार्यकारी शक्ति होती है। वो कैसे? देखो, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉज, साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। प्रशासनिक प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हिस्सा ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्हीं के नाम पर ही होते हैं एक तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्य जो होते हैं इनके नाम पर होते हैं। तो इनके पास कौन सी शक्ति होती है? कार्यकारी शक्ति भी होती है। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। अब लेजिस्लेटिव पावर यानी आपके पास, इनके पास विधायिक शक्तियां क्या क्या होती हैं? इनके पास विधायिक शक्तियां ऐसी होती हैं कि ये कानून बना सकते हैं। कैसे कानून बना सकते हैं? अध्यादेश जारी करके। आर्टिकल 123 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो बिल्स होते हैं, जो नए कानून बनते हैं, उनको असेंट देते हैं। असेंट टू बिल्स, ये भी इनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है, जो कि किसमें है? ये आर्टिकल 111 में दी गई है। तो ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई। और ये एक तरीके से पार्लियामेंट का हिस्सा है। जैसे पार्लियामेंट के मान लो 3 हिस्से हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो ये संसद के तीसरे अंग है। तो ये किसके अंग है? तो ये संसद के तीसरे अंग है राष्ट्रपति। तो ये इनकी एक विधायक शक्ति हो गई। ठीक है। इनके पास सैन्य शक्ति भी होती है, मिलिट्री पावर्स। वो मिलिट्री पावर्स कैसे हो सकती हैं? सैन्य शक्ति इस प्रकार से कि ये जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के ये प्रमुख होते हैं, सेनापति होते हैं। तो इनके पास सैन्य शक्तियां भी हैं। इनके पास वित्त, या मैं कहूं फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। वित्त शक्तियां हैं, यानी फाइनेंशियल फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, यानी आपकी वित्त शक्तियां। वो वित्त शक्तियां कैसे? जैसे मनी बिल लाया जाता है, तो वो इनके रिकमेंडेशन के द्वारा ही लाया जा सकता है, इनकी सिफारिश के द्वारा ही लाया जा सकता है मनी बिल। और जो आपका अनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट, जो कि है आर्टिकल 112 में, ये भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। तो इनके पास फाइनेंशियल पावर यानी वित्त शक्तियां भी हैं।
एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव है, मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल पावर है। इनके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। कैसी शक्तियां हैं इनके पास? न्यायिक शक्तियां, यानी जुडिशियल पावर भी है, जुडिशियल पावर्स भी हैं इनके पास। वो कैसे? ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजेस हो या चीफ जस्टिस हो, जजेस कह रहा हूं सॉरी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है इनके द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। साथ ही साथ इनके पास पार्डन करने की पावर है। कौन सी पावर है इनके पास? पार्डन, क्षमादान की पावर है इनके पास, क्षमादान की शक्ति है इनके पास। तो इसलिए इनके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। अब एक एक करके हम पार्डन पावर्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपके आर्टिकल 72 में दी गई है, यानी अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में वो पार्डन पावर्स क्या क्या है? देखो इनका नाम सुनो। पहली है पार्डन, पार्डन दे सकते हैं यानी क्षमा दे सकते हैं, फिर अंतर बताऊंगा। दूसरा, ये कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन कम्यूट कर सकते हैं, अंतर भी बताऊंगा मैं। यानी लघुकरण, लघुकरण कर सकते हैं। ये रमिशन कर सकते हैं, रेमिशन, इसे हिंदी में कहते हैं परिहार कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं। या रेस्पाइट दे सकते हैं यानी राहत दे सकते हैं, या फिर विराम दे सकते हैं, विराम या राहत। और पांचवा, ये टाइप्स हैं पार्डन पावर, जो राष्ट्रपति की क्षमा है कितनी तरह की है? 5 तरह की हैं। और एक है रिप्राइव। क्या है? रिप्राइव, रिप्राइव यानी प्रतिलंबन, प्रतिलंबन। अब इनमें मैं आपको अंतर बताता हूं, इनमें अंतर क्या क्या है। देखो, पार्डन का मतलब है कि पूरी तरह खत्म कर देना, कंप्लीट एब्सॉल्व, कंप्लीट एब्सॉल्व। यानी अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे सीधे क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी सजा कम कर दी जाएगी, उसे सीधे क्षमा कर दिया जाएगा, कोई सजा नहीं होगा। तो उसे कहते हैं पार्डन पावर। कम्यूट में क्या किया जाता है? कम्यूट में जो सजा है, जैसे जो पुरानी जो सजा है, जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उस पनिशमेंट को, उस दंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है लाइट पनिशमेंट में, लाइट पनिशमेंट में। मान लो इस व्यक्ति को अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड अगर मिला होता तो उसको सब्स्टिट्यूट करके, कम्यूट करके क्या कर दिया जाता? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, यानी पूरे जिंदगी भर जो जेल में रहते हैं वो कर दिया। लेकिन इसको क्या कर दिया? इसको कम्यूट कर दिया, कम कर दिया, यानी पिछली जो पनिशमेंट थी उससे उसे लाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेमिशन में क्या करते हैं? रेमिशन में टाइम कम कर देते हैं। क्या कम कर देते हैं? टाइम कम कर देते हैं, इसमें अवधि कम कर देते हैं, लेकिन इसका कैरेक्टर नहीं बदलते, इसका कैरेक्टर सेम ही रहता है, कैरेक्टर सेम ही रहता है। यानी अगर इसको 5 साल का कठोर दंड मिला होता, कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास मैं कह देता हूं कि ऐसा कारावास है इसको कि इसको जेल में भी हथकड़ियां ही लगेंगी, मतलब जब ये उसके कारावास के अंदर होगा, अपने सेल में होगा, उसमें भी हथकड़ियां लगेंगी। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि 5 साल की जगह 2 साल कर दिया, 2 साल का कठोर कारावास, 2 साल का कठोर कारावास। यानी इसमें कैरेक्टर नहीं बदला, कठोर ही है, कारावास यहां भी कठोर था, यहां भी कठोर ही है।
पर इसका टाइम कम कर दिया, यानी 5 की जगह 2 साल कर दिया। हथकड़ियां इसे दोबारा लग रही हैं पर अब 2 साल के लिए ही लगेंगी। तो इसे कहते हैं रेमिशन। रेस्पाइट में क्या किया जाता है, राहत दी जाती है। स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, सरकमस्टांसेस कह लो, स्पेशल सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस होते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट विमेन हो गई, या हैंडीकैप हो गए, हैंडीकैप हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, यानी विकलांग हो गए, गर्भवती महिला हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गई, या फिर आपके विकलांग हो गए, विकलांग हो गए। इनको क्या किया जाता है, इनको थोड़ी सी राहत दी जाती है, थोड़ा सा इनको क्या होता है, उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे आपको प्रेग्नेंट लेडी है, वहां पे काम कराया जाता है जेल में, उन्हें काम नहीं कराया जाएगा, उन्हें रहने दिया जाएगा। ऐसे 5 साल का कारावास है पर उन्हें कोई रिग्रेस वर्क नहीं किया जाएगा, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएंगी, तो थोड़ी उनको राहत मिल जाती है। रिप्राइव में क्या होता है, रिप्राइव में डिले कर दिया जाता है, या कहूं मैं टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी डिले कर दिया जाता है, यानी अस्थाई रोक लगा दी जाती है, अस्थाई रोक, अस्थाई रोक लगा दी जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको मृत्युदंड मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, मृत्युदंड। तो अब वो राष्ट्रपति के पास वो लगाता है, अर्जी लगाता है कि मेरी मृत्युदंड को पार्डन कर दिया जाए। तो वो कुछ टाइम के लिए वो क्या कर लेता है, टेम्पररी डिले करवा लेता है अपनी मृत्युदंड पे। तो क्या लग जाता है, रिप्राइव लग जाता है। तो रिप्राइव में क्या होता है, टेम्पररी डिले हो जाता है। तो समझ में आ गई, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप इसे पीसीआर से याद रख सकते हैं, पीसी ट्रिपल आर, पीसी ट्रिपल आर से याद रख सकते हैं। ठीक है, पार्डन, कम्यूशन, रेमिशन, कम्यूटेशन, रेमिशन और रेस्पाइट, रेस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, तो ये हो गए आपकी पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और ये आपका है लास्ट टॉपिक, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, नहीं इसके बाद भी एक वीटो पावर्स क्या होती है। वैसे टॉपिक तो ये लास्ट ही है, वो बाद में कुछ प्रेसिडेंट है पुराने, एक बार क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है 2023 में, इस वजह से मैं वो आपको टॉपिक कराना चाहता हूँ, इसलिए उसको ऐड रखा है। बात करते हैं वीटो पावर कब यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो असेंट देते हैं, असेंट टू बिल, कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको स्वीकृति, विधेयक को स्वीकृति, स्वी स्वी अच्छा इधर को मात्र होगी, स्वीकृति की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब मैं कहता हूं कोई बिल या विधेयक लाया गया, अब राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होते हैं। एक आपका होता है, यहां लिख देता हूं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एक होता है सस्पेंसिव, सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो। एक होगा एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और एक हो गया आपका पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो प्रतात्मक, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, इसको वो वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। और सस्पेंसिव वीटो को निलंबन, 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 निलंबनात्मक वीटो, वीटो। और ये वो आपका पॉकेट वीटो ही है, पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट। अब इसमें अंतर क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो की हिंदी आप खुद करना, ठीक है, क्या होती है, ऐसे कुछ प्रतीकात्मक वीटो ऐसा कुछ ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अगर विधेयक राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है तो उनके पास
कुछ कंडीशन होती है। एक, या तो उसे असेंट यानी स्वीकृति दे देंगे, या उसे रिजेक्ट कर देंगे, या उसे रिटर्न कर देंगे। एब्सोल्यूट वीटो में क्या किया जाता है कि ये जब एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बिल को सिरे से नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं? सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति जी किसी बिल को रिटर्न कर सकते हैं। क्या कर देते हैं? वापिस कर देते हैं, बिल को रिटर्न कर देते हैं और वापस रिकमेंडेशन वापस उसके लिए भेज देते हैं कि आप इसमें चेंजेस कीजिए। अब वो चेंज करें ना करें, अब एक और कंडीशन है, अब अगर उसमें कुछ चेंज किए बिना भी अगर दोबारा से वो बिल आ जाता है, दोबारा प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता है, प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता है, आ जाता है, उस केस में इनको इस बिल को असेंट यानी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? स्वीकृति देनी ही पड़ेगी इस केस में। और ये किसकी वजह से हुआ था? ये हुआ था 24वां अमेंडमेंट हुआ था। कब? 1971 में। उसमें ऐसा हुआ था कि इनकी कुछ पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उनमें से एक पावर ये भी थी कि अब दोबारा जब भी बिल एक बार वापस करने के बाद आएगा तो अब इनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ना इसको रिजेक्ट कर सकते ना रिटर्न कर सकते। ठीक है। तीसरा होता है पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि ये जो बिल होता है इसको ये अनिश्चित काल के लिए यानी इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए, इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। यानी ना तो इसे रिजेक्ट करते हैं, ना ही इसको रिटर्न किया जाता है और असेंट भी नहीं दिया जाता। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। और ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था 1986 में, 1986 में। कब? 1986 में। प्रेसिडेंट थे जेल सिंह। कौन थे प्रेसिडेंट? जैल सिंह, जैल सिंह। इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, पोस्ट ऑफिस बिल था, उसको पॉकेट कर लिया था। इसमें कुछ कर्टेल हो रहे थे, प्रेस के जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रही थी, इस वजह से इन्होंने इस बिल को यानी भारतीय डाक अधिनियम, इसको क्या कर लिया था? इसको अपने पास रख लिया था। इसके 3 साल बाद अगले आए, वेंकटरमन आए 89 में। वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, वेंकटरमन। तो इन्होंने वापस भेज दिया था इस बिल को, वैसे रिटर्न कर दिया था, पर जो उस समय की गवर्नमेंट है उसने फिर इस बिल को ही रिजेक्ट ही कर दिया। इस वजह से ये बिल कभी आया ही। तो पॉकेट वीटो किसने किया था? पॉकेट वीटो किया था जेल सिंह ने। तीनों समझ में आए? ऑब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करके सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करते हुए वापस भेज दिया जाता है, और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए इनडेफाइनाइट पीरियड के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। और यूएसए के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि यूएसए के राष्ट्रपति की पॉकेट बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये इनको जो बिल है वो रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज। किनको? यूएसए के राष्ट्रपति को। तो इसलिए ये अपनी पॉकेट वीटो का इस वजह से इनको कहता है इसकी छोटी पॉकेट है यूएसए के राष्ट्रपति की। तो यहां पर तीनों बिल समझ में आए। अच्छा, ये जो मैं कहूं सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किस पर? मनी बिल पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मनी बिल यानी धन विधेयक। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि धन विधेयक पहले ही लाया जाता है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे, तो राष्ट्रपति उसको वो कर ही नहीं सकता है, रिटर्न कर ही नहीं सकता है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है
ये जो बिल है इसको 24वें अमेंडमेंट के तहत, जो 24वां अमेंडमेंट हुआ था 1971, इसके तहत इस बिल को, इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति कोई वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस पर? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? ये थी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आगे बात करते हैं, ये वो सारे राष्ट्रपति हैं जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आपके द्रौपदी मुर्मू तक चले, और इनका ये कार्यकाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये 1962 तक रहे, 1950 से लेकर। एस राधा कृष्णन जी आए उसके बाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका टाइम पीरियड 62 से 67 तक था। लगभग 5 साल इनका टाइम पीरियड रहा। इनका बहुत लंबा टेन्योर था, 12 साल का। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन जी आए। जाकिर हुसैन जी आए 1967 में और 69 तक रहे। इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक वैकेंसी क्रिएट हुई। क्या हुई? वैकेंसी क्रिएट हुई। और वैकेंसी क्रिएट होने के बाद इस समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे कौन? वाइस प्रेसिडेंट थे ये वीवी गिरी जी। तो ये जो वीवी गिरी जी थे ये बन गए कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब वीवी गिरी जी ने क्या किया, उसी साल इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इससे त्याग पत्र दे दिया अपना वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे इससे त्याग पत्र दे दिया। किस लिए? क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना था। अब इस त्याग पत्र देने की वजह से, अब देखो क्या कंडीशन हुई, प्रेसिडेंट का पद खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनते, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने क्या दे दिया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कौन बनेगा? अब बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बनेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो कि बने थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला बने थे, ये बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर ये भी नहीं होते तो फिर बनते सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन बनते? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बनते एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, और कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो वेंकट वीवी गिरी जी ये इलेक्शन जीत गए, ये राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद इनका टाइम पीरियड ये 69 एक ही साल ही रहा। उसके बाद फखरुद्दीन अहमद, 69 नहीं होगा ये, ठीक है, ये 74 होगा। तो फखरुद्दीन अली अहमद बने और 74 से लेके 77 तक बने। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी बने, एन एस रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, फिर आर वेंकट रमन जी बने 82 से 92 तक, 87 से 92 तक। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक रहे। फिर के आर नारायण रहे 97 से 2002 तक। उसके बाद हमारे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे 2002 से 2007 तक। फिर ये आई प्रतिभा पाटिल जी 2007 से 2012। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। फिर रामनाथ कोविंद जी 22 तक रहे। और अभी करंटली चल रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति है। अब आप मुझे ये बताइएगा ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और यहाँ पर आपकी वीडियो होती है समाप्त। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।